Good morning, students. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो आज वाई आप लोगों का ठीक है, तो उसकी टाइमिंग रहेगी 1:15 to 2:20। तो उसके लिए मैं आपको एक शेड्यूल डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो आप सबने उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली ही एंटर करना है। 3-3 बच्चे या 2-2 बच्चे एंटर करेंगे एक शेड्यूल में, और जैसे उनका वाइवा होता रहेगा तो वो अपने आप उस पेज को, इस रूम जूम रूम को लेफ्ट करते जाएंगे साइड बाय साइड। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन ये चैप्टर, और एक जो दूसरा हमारे पास वेक्टर, ये 2 चैप्टर्स में से आपसे वाइवा डिस्कस किया जाएगा सारे का सारा। और कोई डाउट है तो बताइए मुझे, डिस्कस करिए। माइक आपका वर्किंग होना चाहिए, वेबकैम ऑन होना चाहिए। अगर किसी का वेबकैम नहीं चलता हुआ या कैम नहीं ऑन हुआ तो उसे उसके मार्क्स नहीं लगेंगे। कोई भी टाइप आंसर नहीं चलेगा, और सिर्फ क्योंकि वाई का मतलब ही ये रहता है। कोई और डाउट है तो प्लीज डिस्कस करिए, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिस्कस। नितिश, एनी डाउट रिगार्डिंग योर वाइवा? No, sir. जैसल, परमीत? देखो पापा, मेरा ब्रश ऐसे रहता है। No, sir. ओके, तो No, sir. होपफुली आप लोगों ने वो कल वाला कर लिया होगा, कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम। तो आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रिक्शन। तो ग्रेड 9 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सारे का सारा। तो एक ओवरव्यू रहेगा, ग्रेड 8 में पढ़ा था आपने, और उसके बाद 9th में भी थोड़ी बहुत इसकी इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि जब भी 2 पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें एक बॉन्डिंग बन जाती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, और उस बॉन्डिंग की वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाता। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को मूव होने से रोकता है, उसे हम नाम देते हैं फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन हमारे पास है 3 तरह से: स्टैटिक, लिमिटिंग, अब स्टैट और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में होता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक पार्टिकल है जिसका वेट डाउनवर्ड है, वेट इज mg, उसे बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन लग रही है r अपवर्ड। p अप्लाइड फोर्स है, जो हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसको मूव करवाने के लिए, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक फोर्स, या उसे अपोज करने के लिए सॉरी, उसे अपोज करने के लिए एक फोर्स लग रही है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच इज ऑपोजिट टू द p। ठीक है, सच काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. So the opposing force that come into play when a body tends to move over the surface of other, but the actual motion hasn't started. मतलब 2 चीजें रेस्ट पे पड़ी है। जैसे आपने, आपकी कोई बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, तो उसके बीच में कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। उसी तरह से लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी एक्चुअल में मूव नहीं करेगी, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन में हम बॉडी के ऊपर इतनी फोर्स लगाएंगे कि बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगी और थोड़ा सा मूव करना शुरू कर देगी। सो इफ अप्लाइड force is increased, the force of static friction also increase. If applied force exceed a certain maximum value, the body start moving. Clear हो गया यहाँ से? This maximum value of static friction up to which body does not move is called limiting friction.
तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा। ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है फॉर्मूला। F इज प्रोपोर्शनल टू R और F इज इक्वल टू म्यू एस आर। म्यू एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आर जो रहेगी इट इज नॉर्मल रिएक्शन और इसकी वैल्यू होगी mg के इक्वल। इसे नोट कर लीजिए प्लीज, जो भी पॉइंट है इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन नोट कर लो और साथ में लिमिटिंग फ्रिक्शन की। और जो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू म्यू आर। क्योंकि F और R दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तो ये हमारे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगी। जैसल व्हाट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी? Sir, which have don't dimension, no dimensions, which do not have dimensions like MLT. तो अभी इसका कोई भी डायमेंशंस नहीं है। नोट करिए प्लीज इसे जल्दी से। लिमिटिंग फ्रिक्शन और सेम है काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, वहां पे हमारे पास म्यू के आ जाएगा। स्टैटिक में म्यू एस और काइनेटिक में म्यू के, बाकी सारा सेम। मैं आपको इसके नोट्स भेज देता हूँ। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रिक्शन में, एक हमारे पास है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि जब भी कोई पार्टी बॉडी दूसरी बॉडी के, हाँ जी नितिश। सर मेरा डाउट था कि जो जब स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब मूव कर मतलब अपोज करता है बॉडी को और फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन फिर वो मैक्स की हो जाती है मैक्स बॉडी कब हो मूव जाती है? करती है। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब उसकी एस मैक्स हो जाती है हाँ, जब हम स्टैटिक उसको फ्रिक्शन क्या मतलब करते हैं, उसको उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा के फिर उसको एक्सीड करना शुरू करते हैं। जैसे मान ले आप साइकिल चला रहे हो बाहर ग्राउंड में और ऑपोजिट साइड से जो है हवा है वो आपको रोक रही है, तो आप क्या करोगे? उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करोगे। हाँ जी। हाँ, तो ये वो मैक्सिमम फोर्स है। ठीक है। और फिर बाद में मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन से कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स सर। ओके सर। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब जब कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगी तो उसे हम नाम देंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन के केस में आपने ग्रेड 8 में पढ़ा हुआ है कि व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रीजन, स्लाइडिंग में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। तो वो हम उसको हम इजीली मूव करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये ग्राफ अब सिलेबस में नहीं है। फ्रिक्शन इज अ कॉज ऑफ मोशन, ये भी जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते रहेंगे उसी तरह से जो फ्रिक्शन है वो भी हमारे साथ बॉडी के साथ साथ बढ़ता जाएगा और इसी की वजह से मोशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है, दोनों पॉइंट प्लीज रीड कर लीजिएगा इसको। फ्रिक्शन इज अ कॉज ऑफ मोशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में। जैसे गिव योर व्यू रिगार्डिंग फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन, तो ये 3 या 4 एग्जांपल्स होंगी, इनमें से कोई भी आप एक एग्जांपल उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज आपको पता है कि फ्रिक्शन की वजह से हम लिख सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, पॉसिबल हमारा चलना पॉसिबल है। ये सारी की सारी उसकी एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेज के केस में क्या आ गया कि इससे चीज़ें जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ती है, हीट प्रोड्यूस होती है जिससे मशीनरी डैमेज हो सकती है। देन मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन by polishing, by lubricating, by proper selection of material, by streamlining, by using ball bearing. ये सारी। नेक्स्ट इज angle of friction. Angle of friction, it is a particular angle at which force is applied. ये एंगल बनेगा हमेशा नॉर्मल के बीच में और रिजल्टिंग फ्रिक्शन के बीच में। सो इसकी वैल्यू रहेगी tan थीटा इज इक्वल टू f by r, और f by r की वैल्यू अभी हमने ऊपर की म्यू, सो tan थीटा इज म्यू एंड थीटा इज tan इनवर्स म्यू के। और अगर रिजल्टेंट निकालना हो, रिजल्टेंट निकलेगा एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एफ की वैल्यू म्यू एम जी, आर की वैल्यू एम जी, तो एस इज अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 एम जी। अभी आपके ये सिलेबस में से निकल गया, लेकिन सिर्फ मैं किसकी इंट्रो ही दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है कि हमने, जैसे आपको शायद ये विजिबल हो, ये मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैंने किसी एक बॉडी को रखा और इसको मैंने धीरे धीरे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज करना शुरू कर दिया। जब मैंने इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज करना शुरू किया तो एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर आकर बॉडी जो है नीचे स्लाइड करना शुरू कर दी। उस एंगल को, जो कि इंक्लाइंड एंगल होगा, उसे हम नाम देंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। डेफिनेशन देखिए, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। सर जी, सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन फिर से समझा दो। ये देखो, ये हमारे पास सरफेस के ऊपर कोई पार्टिकल पड़ा है, इस पार्टिकल का जो वेट है वो डाउनवर्ड, और उसे बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। सेकंड, एक फोर्स लग रही है जो कि पार्टिकल को मूव करवा रही है पी की डायरेक्शन में, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसको अपोज कर रही है। अब हमारे पास दो फोर्सेस एग्जिस्टेंस में आ गई, कौन कौन सी? एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और दूसरी हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आर। तो रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? इन बिटवीन एफ एंड आर मीन्स डायगोनल बाय यूजिंग कौन सा था वो, क्वाड्रिलेटरल वेक्टर एडिशन के साथ, ठीक है, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ। जो इसका रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा? अलोंग द डायगोनल। तो ये जो डायगोनल है उसका नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। गॉट इट? यस सर। और इस, अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें स्लोप निकालनी पड़ती है। स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा इज f बाय r। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर ड्रॉ कर दूं, या s और r को ऊपर से मीट करवा दूं, ठीक है, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ओए, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस। ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? जितना उसका डिस्टेंस है, दैट इज f, और बेस कितना है? r, ठीक है। सो tan थीटा इज f बाय r। ऊपर हमने पढ़ा f बाय r इज म्यू, f बाय r इज म्यू, तो यहाँ पे हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल बन गया? म्यू के इक्वल। और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स म्यू। एनी अदर डाउट? सर इसको हम वैसे नहीं कर सकते जैसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तरफ लेते थे, mg sin अल्फा और mg cos थीटा नीचे। कर सकते हो, कर सकते हो, उसमें फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। जो आपने f है उसकी जगह पे आप mg sin थीटा लिख दोगे, ठीक है। यस r सर। की जगह पे आप mg cos थीटा लिख दोगे, फिर mg के साथ mg कट जाएगा, फिर क्या किसके इक्वल आएगा? वो tan थीटा के इक्वल आएगा ना।
यस चीज तो सेम ही बनी है आपकी। सो दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। इस एंगल ऑफ रिपोज के बाद आपके सिलेबस में से ये सारी चीजें डिडक्ट कर दी गई हैं। जिनका कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए अभी तक कोई सिलेबस नहीं डिक्लेयर किया गया, लेकिन बोर्ड के बच्चों के जो बोर्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये सब कुछ अब डिलीट हो चुका है। तो अभी आज के लिए इतना ही। जो इसमें एक छोटा सा कोलिजन का पार्ट है वो नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी। बस खत्म। एक बार हम सिलेबस ओपन करके उसे रीड कर देख लेते हैं, कोई टॉपिक रह ना गया हो हमारा। बोलो नीतीश। सर मेरा डाउट है कि अगर जैसे कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है, अगर वो ना तो एक्स एक्सिस के मतलब इक्वल रिजॉल्व है ना वाई एक्सिस के इक्वल रिजॉल्व है, फिर हम उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो हम उसे किसी हाइपोथेटिकल एक्सिस के अलोंग कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप करके बता दोगे? आप फ्री टाइम में किसी दिन कर लेंगे मुझसे। हाँ जी बच्चों, स्क्रीन पे आपको सिलेबस विजिबल है? यस सर। हाँ यस सर। जी। तो कल हमने ये रिकैप कर लिया था, न्यूटन्स लॉ, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, इम्पल्स, थर्ड लॉ भी, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन, ये आज हमने कर लिया। और डायनामिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल, एग्जांपल ऑफ सर्कुलर जिसमें लेवल रोड और बैंक्ड रोड रहती है, ये हम पहले कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल के केस में, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, ये आज कंप्लीट हो गया। एग्जाम्स के बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन इस बार हम मैच का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं डाल रहा। तो एक बार कंप्लीट हो जाए फिर दोनों के न्यूमेरिकल करते हैं। एनी डाउट रिगार्डिंग सिलेबस? नो सर। ठीक है जी। तो कल हम स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी के साथ। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, कल ही मैं ट्राई करूंगा इसे कंप्लीट करने का। और उसके बाद जो हमारे पास 2 या 3 दिन बच जाएंगे उसमें हम एक बार सारे के सारे चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। आप अपने प्लीज डाउट्स के साथ रेडी रहिएगा। मेरे अकॉर्डिंगली यूनिट एंड डायमेंशन में तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? परमीत, नो सर। अब्दुल, आपको बेटा? प्लीज जिस चैप्टर में डाउट है ना वो चैप्टर लिख नो दो मुझे, सर। चैट बॉक्स में लिख दो या बता दो कि किस चैप्टर में आपको डाउट है। तो वो हम नो सर। चैप्टर अभी 2-3 दिन में कर लेंगे। हरताज? नो डाउट सर। ठीक है, नो डाउट सर। गुड। नीतीश, मोशन 1D। नीतीश, कल ये वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट करके फिर हम ये कर लेंगे मोशन इन 1D, ठीक है। ओके सर। प्रोजेक्टाइल में तो नहीं कोई डाउट किसी को भी? नो सर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल में से। अभिषेक सैनी है आज कि नहीं?
अनिकेत, किरण, अनहद, दिशा, बेटे अपने डाउट बताइए मुझे, चुप करके क्यों बैठे हो सारे? परमीत, भव्य, तो अभी अगर आपने वाइवा की कुछ प्रैक्टिस करनी है तो आप जा सकते हो, यू कैन लीव द रूम। अदरवाइज अगर कुछ डिस्कस करना है तो आप डिस्कस कर सकते हो।